तो यहाँ पर बच्चों मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक चैप्टर है क्लास नाइन्थ का, सीबीएसई बोर्ड में। उस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों इस चैप्टर के साथ अभी हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन में साथ साथ आपको ये बताएंगे कि भाई वर्क एंड एनर्जी के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने ही पड़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एग्जाम में आते हैं। और वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर होता है बच्चों, उसका कनेक्शन क्लास 10th से भी हो जाता है, फिर क्लास 11th में भी जाओगे तो क्लास 11th में भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है वर्क पावर एनर्जी, तो वहां पे भी आपको ये चैप्टर फिर से मिल जाता है। तो इसका जो वेटेज होता है ना बच्चों, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तक ही चलता है। लेकिन अभी हम लोग क्लास 9th के हिसाब से देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो अब आपको पूरी तरह से स्क्रीन विजिबल होगी और मैं क्वेश्चंस आपको समझाता चला जाऊंगा। तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो अपनी एनसीईआरटी भी ओपन कर सकते हैं, और अगर एनसीईआरटी नहीं है बच्चों तो फिर आप एक काम करिए, आप सीधा सीधा सिर्फ जितना हम बता रहे हैं उन बातों को ध्यान से सुनिए। जिसे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है, जूल होती है। ये मैंने आपको पास पहले से भी डिस्कशन कर रखा है। मैं आपके स्टडी नोट्स वगैरह भी ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह भी क्रिएट कर देता हूँ। तो आपका जो हो गया चैप्टर हो गया क्लास 9th सीबीएसई। तो क्लास 9 सीबीएसई का फोल्डर देखना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों क्लास 9th। ये तो अभी आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के नोट्स वगैरह खुले हुए हैं, तो उसको भी काफी मैंने डिटेल में आपके साथ चर्चा की थी। तो अभी हम लोग जो जो चर्चा डिस्कस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्क पावर और एनर्जी के लिए। तो जितने भी बच्चे अब क्लास में बैठे हुए हैं वो ये समझ लें कि अभी आप जो नोट्स क्रिएट करेंगे, जितना भी आप समझने वाले हैं, वो क्लास 9th का चैप्टर होगा। और चैप्टर का नाम है वर्क पावर और एनर्जी। तो आई थिंक बच्चों आप लोग रेडी हो गए। तो मैं अब इसको कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेजेस कुछ क्रिएट कर लिए हैं। ये बच्चों कुछ पेजेस क्रिएट कर लिए, अब हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, तो सारे बच्चों को अब ध्यान देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ को भी ओपन कर लेते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वर्क पावर एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पावर वाला टर्म नहीं है, सिर्फ एनर्जी वाला टर्म है। तो आपके चैप्टर का नाम हुआ वर्क एंड एनर्जी, और ये बच्चों क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक। तो बच्चों अब आपको आज के बाद याद रखना होगा कि जो वर्क डन कभी भी होता है, वर्क डन बच्चों कभी भी होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं कि वर्क होगा तो जरूर, लेकिन अगर फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बात आपको स्पेशली क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आप इसकी यूनिट निकालोगे तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट, न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन की एसआई यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर। लेकिन हम लोग न्यूटन मीटर नहीं कहते, इसको हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों किसी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन, ये सब एक तरह की एनर्जीज होते हैं। तो बच्चों एसआई यूनिट जो होती है वर्क डन की, वर्क डन एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क डन एसआई यूनिट इज जूल। क्या होती है? जूल। तो बच्चों वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल। ये होती है बच्चों वर्क डन की एसआई यूनिट। ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों अभी हम लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन काफी इजी सा है, अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में लिखा है कि भैया एक आपका फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, बताओ वर्क डन क्या होगा? तो तुम कहोगे सर वर्क डन का तो स्टैंडर्ड अभी आपने बताया कि अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से तो हमारे साथ वर्क डन निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 56 जूल होकर के क्रिएट हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में तो ऐसी कोई खास चर्चा है नहीं, अगर ये एग्जाम में आएगा भी तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे। लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल लो। अब जो एडिशनल बात आपको जो है वो हम आपको अलग से बताते हैं। एडिशनल बात भी समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। क्या लगाया ऑब्जेक्ट पे? फोर्स लगाया। जब आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होकर के यहां पहुंच गई, तो बच्चों इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस फोर्स के द्वारा उसको आपने लिखा एफ इंटू एस। ये तो लिखा आपने। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोर्स लगाओगे जरूर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा फोर्स के परपेंडिकुलरली होगा। यानी कि आपके पास एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होगी, और ये आप सोच के भी बताएंगे अजीब सी सिचुएशन कब क्रिएट होती है। क्योंकि आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर हम फोर्स वाली लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको एंगल नजर आएगा 90 डिग्री। ऐसे केस में जो वर्क डन होगा बच्चों वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है। ये बच्चों स्पेशल केस होता है। और यदि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होता है एफ इंटू एस। ये आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। अच्छा, इतनी बात को समझने के बाद अब आपको स्पेशली कुछ और बातें भी सुननी पड़ेंगी कि भैया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री कैसे होता है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी और मैं आपको इसके स्पेशल लेक्चर भी शेयर करूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ऑलरेडी मेरे इसके लेक्चर्स बने हुए हैं। तो मैंने उसमें एडिशनल बातें भी बताई हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी को कैसे डेराइव करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। इससे आपका लेवल काफी अपग्रेड हो जाएगा, तो आप उसको भी देखिएगा इसको कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहले देखो बच्चों, जब हम लोग स्टेशन पे जाते हैं सामान ले करके, अब जब ज्यादा सामान होता है हम अकेले होते हैं तो हम कुली को हायर करते हैं, कुली को पैसे देते हैं, कहते हैं भैया हमारा सामान ले जाओ और ट्रेन की बोगी में रख दो, पैसे हम तुमको दे देंगे। तो कुली सामान उठाता है। जब कुली सामान उठाता है तो सामान उठा करके उसका वेट अपने सर पे रखता है। तो कुली के पास वेट क्या होता है? वेट होता है मास इंटू जी, एम जी होता है। भाई मास होता है एम में जी का मल्टीप्लाई कर। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपने ग्रेविटेशन में यूज भी किया है। तो मास तो हर जगह यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जो वेट होता है वो वेरी करता है। यहाँ अर्थ पे वेट होता है एम जी, मून पे वेट होगा एम जी बाई 6, क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है तो वहां पे वेट भी कम हो जाता है। तो जो जी होता है वेरी करता रहता है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है ना वो वेरी करता रहता है। यहाँ पे जी है, मून पे जी बाय 6 है, तो वेट भी वेरी करता रहता है, लेकिन मास हर जगह फिक्स रहता है। तो ये भी बात याद रखो, जब आपसे डॉक्टर पूछता है ना कि आपका वेट कितना है, तो वो आपसे गलत क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि अगर डॉक्टर आपसे वेट पूछेगा तो आप वेट नहीं बताते हो उसको, आप डॉक्टर को मास बताते हो। क्योंकि जो आप बताते हो ना कि आपका मास 50 kg है तो वो आपका मास है। लेकिन अगर डॉक्टर वेट पूछता है तो वेट का मतलब ये होता है कि आप मास में मल्टीप्लाई करो जी का। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप 10 मान लो, क्योंकि 50 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 न्यूटन आ जाता है। क्या आ जाता है? न्यूटन। तो आपको ये डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में कि मास की ऐसा यूनिट होती है केजी और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। और जो आप एमजी लिखते हो ना, तो जी क्या है? एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स ही तो है। तो वेट यानी कि फोर्स, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। और लेकिन अगर आप मास लिख रहे हो तो उसका यूनिट होता है केजी। तो आप हर जगह अपना मास बताते हो, वेट नहीं बताते हो। लेकिन डॉक्टर आपसे गलत क्वेश्चन पूछता है कि वेट आपका कितना है। तो वेट वो आपसे नहीं पूछता है, वो बेसिकली पूछना मास चाहता है, लेकिन उसके मुंह से निकलता वेट है। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप वेट बताओगे डॉक्टर को तो डॉक्टर कुर्सी छोड़ के चला जाएगा, कहेगा पेशेंट बदतमीजी कर रहा है। भाई वेट क्या बताओगे? यही तो बताओगे 50 किलो के हो, 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 500 बताओगे। अब उसको बताओगे कि मेरा वेट जो है 500 है, तो डॉक्टर तुम्हारी तरफ देखेगा, कहेगा भगाओ उस पेशेंट। भाई 500 किसी का कैसे हो जाता है? लेकिन अगर तुम यूनिट बोलोगे कि सर मेरा वेट 500 न्यूटन है, तो वो खुश हो जाएगा, कहेगा लड़का पढ़ा लिखा है, वेट पूछा है तो वेट ही बता रहा है।
फिर वो तुमसे मुस्कुरा के पूछेगा कि बेटा जो तुमने वेट बताया ना उसको जी से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा मास आ जाएगा। तो तुम्हारा मास कितना हो जाएगा? 50 kg। तो बच्चों ये कोर्स में आपके है डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। मैंने दो डिफरेंस तो आपको बातों बातों में समझा दिए जो आप 24 घंटे याद रख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। 24 घंटे आप याद रख सकते हो। मास हर जगह यूनिफॉर्म होता है लेकिन वेट हर जगह वेरी कर सकता है। ये दो डिफरेंस आप 24 घंटे बता सकते हैं। अब बच्चों चर्चा चल रही थी वर्क पावर एनर्जी में कूली की। तो कुली ने वेट कैसे रखा? ऐसे रखा, वेट मतलब फोर्स, अपने सर पे ऐसे रखा। अब जब कुली ने अपने सर पे ऐसे वेट रखा तो वेट रखने के बाद यानी फोर्स रखने के बाद क्या कुली नीचे बैठ गया? भाई ये कुली है, आपने उसके ऊपर वेट रखा, वेट रखने के बाद क्या वो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसे ही ना वेट का डायरेक्शन, क्या कुली वेट की डायरेक्शन में नीचे बैठ गया? नहीं। अगर नीचे बैठ जाता तो वर्क डन होता, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो कुली ने काम तो बहुत किया, बेचारा कुली है, उसने फोर्स रखा, फोर्स का डायरेक्शन ये है, लेकिन वो चला ऐसे, क्योंकि स्टेशन पे तो आगे ही बढ़ेगा वो। देखो ना, कुली ने अपने ऊपर सामान रखा, सामान का वेट नीचे की तरफ है यानी फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यानी फोर्स के परपेंडिकुलरली वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्योंकि कुली चलेगा तो ऐसे ही। तो अभी हमने बताया था कि भैया कुली का एक स्पेशल केस होता है, वो कहता है कि पूरा दिन हमने काम किया लेकिन एक्चुअली में उसका वर्क डन क्या होता है? जीरो। क्यों होता है? ये वाला केस, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और एंगल बन गया 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो कुली वाले केस में जीरो होता है। और बच्चों इसका एग्जांपल अगर आप एनसीईआरटी में थ्योरी में पढ़ रहे होंगे तो उसमें दिया भी है, इसलिए मैंने आपको स्पेशल केस में यहाँ डाल के बता दिया कि भैया वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है। तो तुमने कहा ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का बहुत आसान था, ये तो कोई भी कर लेगा, गायें भी कर लेगी। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। भाई बिगिनिंग लेवल पे तो यही पूछ लिया जाता है कि बताओ वर्क कब हुआ, कैसे कहोगे? तो तुम कहोगे सर वर्क की डेफिनेशन तो अभी पढ़ी है। तो हम तुरंत बता देंगे कि सर वर्क तभी होता है जब उस बॉडी पे फोर्स लगे और उस बॉडी पे फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तभी वर्क डन होता है। तो वर्क डन वेन एवर इज गिवन कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तभी वर्क डन होता है। पहली कंडीशन क्या है? फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तभी हम कहते हैं वर्क हैज टू बी डन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी के हैं और एनसीईआरटी से ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आप जब हमारे वाले आगे लेक्चर अगर आप हमसे मांग के देखते हैं तो उनको भी आप कन्वीनियंट तभी फील करेंगे जब आपको ये बेसिक बातें पता हो कि भैया हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं किसको? वर्क डन को। तो वर्क डन बच्चों इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, ये मैंने आपके नोट्स में भी डाल दिया है। आई थिंक ये आपके नोट्स बहुत अच्छे से मैंने क्रिएट कर दिए। और आपको याद रखना होगा कि भैया कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये दो कंडीशंस बतानी है, और अगर आप भूल जाते हैं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपका काफी देर से दिमाग भी खा रहा हूं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन when a force is acting on an object in the direction of displacement। कहोगे सर ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया, ये तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि वर्क डन का एक्सप्रेशन लिख दो। तो इस दूसरा गाय भी लिख देगी, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेस। बच्चों यहाँ देखो सॉल्यूशन में थोड़ा सा एरर है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये पूरा लिखेंगे आप, तब जाकर के आपको नंबर मिलेंगे। हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वर्क डन की डेफिनेशन को लिख लेते हैं और कुछ और बातों को आपको समझाते हैं। ये वर्क डन की हमने एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं और आपको कुछ और बातें बताते हैं। देखिए अभी हमने लिखा कि भाई वर्क का डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ
फोर्स, ये हमने लिखा। तो बच्चों तुमने वर्क डन की डेफिनेशन बताई, एफ इंटू एस। चलो हम डेफिनेशन दोबारा लिख लेते हैं, एफ इंटू एस। अब जरा इसमें समझो हमारी बात। हमने कहा था कि बेटा वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। लेकिन अब हमको डिफाइन करना है कि भाई 1 जूल क्या होता है। क्या डिफाइन करना है, 1 जूल क्या होता है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 जूल चाहिए, डब्ल्यू आपको 1 चाहिए। तो सर वो तो तभी हो सकता है जब फोर्स भी क्या हो, 1 न्यूटन हो, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो, 1 मीटर। तो बच्चों कभी भी पूछ लिया जाए कि बेसिक डेफिनेशन बताओ 1 जूल क्या है, तो तुमको कोई अलग से काम नहीं करना है। आप उसका सीधा सीधा जो स्टैंडर्ड है वो लिख लीजिए, उसमें सबको उठा के 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम आपसे पूछ लें कि मोमेंटम क्या होता है, तो तुम कहोगे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप काफी बार बता चुके हो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपने पढ़े थे, गोली वाले क्वेश्चंस भी पढ़े थे आपने। और मैंने आपको बताया था कि गोली वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका मैंने आपको वीडियो सोल्यूशन भी बना के दिया था, उसको जरूर देखिएगा। और नहीं देखे तो दोबारा हमसे मांग के उसको जरूर कंप्लीट करिएगा, तभी आपको आएंगे गोली वाले क्वेश्चन। एनसीईआरटी के ही थे सारे। अब बच्चों मैंने आपसे कहा कि भाई मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हमने कहा मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो कहोगे सर मोमेंटम की ऐसा यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा मोमेंटम 1 kg मीटर पर सेकेंड कब होगा। तुम कहोगे सर बहुत आसान है, जब मास 1 kg होगा और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगी। कितना आसान है। यानी किसी की भी डेफाइनिंग रिलेशनशिप 1 के रिस्पेक्ट में बनानी हो तो फॉर्मूले में सबको उठा के क्या कर दो, 1 कर। अब बच्चों इसी के आधार पे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डिफाइन 1 जूल। बच्चों जब एग्जाम चालू होता है तो बच्चे देखोगे स्कूल के बाहर रट रहे होंगे कि भाई 1 जूल को याद किया कि नहीं किया, गुरुजी ने कहा था ये जरूर देंगे, तुम याद करके नहीं आए, अब तुम फंसे। तो बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होकर रैट याद करते हैं इसको। तो अब आप याद मत करो, अब इसको ऐसे ही देख लो। 1 जूल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेसेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही लिखा है ना कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस 1 मीटर बॉडी चलती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वर्क डन क्या हुआ, 1 जूल। और ये बच्चों 80 80 कुछ नहीं है, गलती से 80 लिख गया है, पता नहीं किस बात के लिए 80 लिखा है। हम जैसे 25 लिख देते हैं, इसने 80 लिख दिया है। तो 80 80 कुछ नहीं है बच्चों, कंफ्यूज ना हो। कई बच्चे देखते हैं सॉल्यूशन घर में कहते हैं सर ये 80 क्या है। अब 80 80 की तरफ ध्यान न दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि बेसिक डेफिनेशन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, और अगर भूल भी है तो आप एग्जाम में लिख पाए। इस 80 को हम गायब कर देते हैं, जाओ तुम 80 जाओ, हटाओ। ठीक। तो बच्चों ये आपके नोट्स मैंने क्रिएट कर दिए। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं सीधे सीधे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। चलो अगला देखो क्या है। अ पेयर ऑफ बुलॉक्स exert a force of 140 न्यूटन ऑन अ प्लफ। भैया बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी क्या होती है, जब बैल चलते हैं तो खेत को जोतती है। प्लफिंग का मतलब खेत को जोतना। तो बैलगाड़ी में जो बैल लगे होंगे वो कितना फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, 140 न्यूटन का लगा। और फिर लिखा है द फील्ड बीइंग प्लव, यानी कि फील्ड जोती गई, कितनी जोती गई, 15 मीटर लंबी। समझ रहे हो। कह रहा है हाउ मच वर्क डन, इसमें वर्क डन कितना हुआ। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। सर बैल चले, कितना बैल ने फोर्स लगाया, 140 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 15 मीटर का। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास वर्क डन आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन बच्चों क्या हो सकता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बैल ऐसे चल रहे हैं, बैलगाड़ी ऊपर जा रही है। ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी होगा नहीं। ये तो सिर्फ एक क्रिटिकल केस होता है कुली वाले, जिसको बेचारी को पूरे दिन काम करना पड़ता है और आखिरी में लोग कहते हैं कि तुमने कोई काम ही कहा। क्यों, क्योंकि कुली सामान जो है सर के ऊपर रखता है अपने, यहाँ सर के ऊपर रखा, लेकिन नीचे नहीं बैठता। अगर वेट की डायरेक्शन में वो बैठ जाए नीचे तो हम लोग उसको थप्पड़ मारेंगे, कहेंगे तुम्हें सामान ले चलने के लिए कहा, तुम बैठ गए हो नीचे। सामान तो पहले ही नीचे बैठा हुआ था, अब तुम्हारे सर पे बैठाने की क्या जरूरत थी। तो कुली कहता है हमने बाबूजी काम किया, हमको पैसा दो, वर्क डन किया, लेकिन तुम कहीं तो कहाँ किया, सामान तो वहीं वहीं धरा हुआ है। तो
कूली बेचारा मेहनत बहुत करता है, लेकिन पैसे उसको कहते हैं मिलते भी हैं, लेकिन लोग आखिरी में ताने देते हैं कि लेकिन तुमने काम कुछ नहीं किया। काम तो बेचारा बहुत करता है, लेकिन उसके काम की प्रॉपर्टी ये है कि जब तुमने उसके ऊपर वेट रखा था, तो वो वेट की डायरेक्शन में नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वेट का फोर्स तो डायरेक्शन नीचे है, वेट मतलब फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ। फोर्स ऐसे लगता है उसके ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, तो ये एंगल बन जाता है 90, और वो हो जाता है वर्क डन 0। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, अब तक आपने लिख भी लिया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 क्वेश्चन आपके सफलतापूर्वक हो गए। अब आपको फील भी हो रहा होगा ये चैप्टर तो आसान है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इसकी बच्चों प्रूविंग भी होती है, लेकिन क्लास 9th में बच्चों को नहीं बताई जाती है। अभी तो सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट possesses काइनेटिक एनर्जी। अ बॉडी uses kinetic energy to do work. Kinetic energy of hammer is used to driving a nail into a log of wood. Kinetic energy of air is used to run windmills. कहना है ना कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज भी करते हैं। जैसे हैमर को हम तेजी से लगाते हैं, हम सब मारते हैं नेल के ऊपर, तो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें हमने ट्रांसफर करी, नेल के ऊपर करी, ताकि वो लकड़ी के अंदर धस जाए। उसी तरीके से एयर के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम कहाँ यूज करते हैं, विंड व्हील्स को चलाने के लिए करते हैं ना। तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा, तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी तो है ही ना, तभी तो कन्वर्जन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप इतना जवाब स्कूल में जरूर देंगे, तब जाके गुरुजी खुश होंगे कि भैया इसने काइनेटिक एनर्जी का प्रॉपर जवाब। समझे कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन भी हम यहाँ पे आपके नोट्स में डाल देते हैं, इसको आप जरूर अपने नोट्स में सजा के लिखिए कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, या एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी विद एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल भी हो गया बच्चों, हो गया ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखें क्या है। कह रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बताओ। बच्चों याद दिलाइएगा, इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक लेक्चर शेयर करूंगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी की आपको प्रूविंग भी मिलेगी। तो आप स्टार्टिंग का उसका पार्ट देख लेंगे ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ कैसे करते हैं। अभी तो बच्चों नाइन्थ के हिसाब को आपको नाइन्थ के हिसाब से इतना याद रखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सभी एनर्जी, लेकिन इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो बच्चों ये सिंबल मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया है। चलिए आगे देखिए। लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be the its kinetic energy when its velocity is double? ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों फिर से बता रहा हूँ, मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से कराता चला जा रहा हूँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। आप इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को उसी वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो भाई क्या लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 25 जूल। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसी तो लिखोगे। वैल्यू पुट करो, काइनेटिक एनर्जी 25 है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास पता नहीं है, वी है 5। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सर फर्स्ट इक्वेशन तो बड़ी जल्दी आ गई, हाँ फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और क्या बताएं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 m इंटू 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो मास आपका आ जाएगा 2 kg। कितना आ जाएगा, 2 kg मास आपका आ जाएगा। ठीक है।
कह रहा व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। तो कह रहा है पहले वेलोसिटी क्या थी, 5 थी, लेकिन अब वेलोसिटी डबल कर दी, यानी 5 का डबल कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। और बच्चों मास तो फिक्स रहता है, वो तो कांस्टेंट होता है, बदलता तो है नहीं, है ना। तो बच्चों मास आपका वही है, कितना, 2 kg। तो कह रहा है कि नए केस में अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें और मास तो वही रहेगा, तो बताओ नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो तुम कहोगे सर तुरंत बताते हैं, वो कि सर हाफ एम वी स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगी 5 और ये हो गया 4, यानी हो जाएगा 5 4 जा 20। ठीक है ना भाई। मास को क्या कर दिया गया, बताइए, मास को क्या किया गया, सेम ही है। मास तो सेम रहता है ना, वेलोसिटी को डबल किया गया। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इज डबल। तो वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया। वेलोसिटी कितनी थी, 5 थी। 10 और डबल। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे आपने वैल्यू सही नहीं पुट की है, दोबारा कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम कितना है 2 और वी कितना है 10। अब देखो अब सही लिखा है, चलो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 जूल। ये बच्चों आ गया। तो बच्चों अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 100 जूल। फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। फिर नया केस बन गया। ये बच्चों आपका फर्स्ट केस बना था, अब सेकंड केस फिर से बनाओ। क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यदि वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए 3 टाइम्स कर दिया जाए। तो वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है ना 5 थी, इसको क्या कर दिया गया 3 टाइम्स कर दिया गया। तो वेलोसिटी हो गई आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। वो जो बॉडी तो वही है, तो उसका मास कितना रहेगा 2 kg। तो ऐसे केस में पूछ रहा है कि भाई बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तुम कहोगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो सर कितना हुआ 15 15 225 जूल। बोलो भाई समझ पाए, कितना आसान क्वेश्चन था। पहले बच्चों जो गिवन डाटा था उससे हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, और मास निकालने के बाद उसके जो दोनों केसेस थे उसको सॉल्व कर दिया। एक में वेलोसिटी को डबल किया गया और एक में वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया गया। क्वेश्चन कितना आसान था। अब ये क्वेश्चन अगर आप स्कूल में ना कर पाए तो बेकार है। तो आप इनको जरूर से पढ़िए, और स्कूल में भी करना है आप चाहें तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर। एक बार आपने 100 निकाला था, ये देखो 100 लिखा हुआ है, और एक बार आपने 225 निकाला था। बच्चों यहाँ 225 के आगे फिर 80 लिख दिया गया है। पता नहीं कहा ये 80 80 लिख रहा है बार बार। ठीक है, हम कहते हैं 25 लिखो, लिख रहा है 80। चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया ना, तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं इसने 80 क्यों लिखा है। चलो अब बच्चों आ गया हमारे पास डिफाइनिंग रिलेशनशिप पावर। ये बच्चों पावर वही है जो आपने क्लास 10th में एक बार हम लोग के साथ पढ़ा भी था, ये वही वाला पावर। अब पावर की बेसिक डेफिनेशंस वगैरह तो लिखनी ही पड़ेंगी। तो पावर की बेसिक डेफिनेशन आप लिख लीजिए। पावर मैंने आपको क्या सिखाया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। किसी का भी अगर हम रेट कहते हैं तो हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी को किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से। तो एक्सेलरेशन बन जाता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। उसी तरह से बच्चों आपको ध्यान देना होगा, पावर जो होता है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, यानी कि पावर अगर आपको निकालना है तो वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, या एनर्जी को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट, क्योंकि आपने पावर लिखा जरूर कि भाई वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, लिखा ना आपने। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की होती है सेकंड। लेकिन ये तो मोहब्बत होती है, जैसे न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, उसी तरह से जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं। बोलो भाई समझ पाए। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर। तो बच्चों पावर वाला काम खत्म हो गया। अब बच्चों जैसे हमने 1 जूल डिफाइन किया था, वैसे ही कह रहा 1 वॉट को डिफाइन करो। तुम कहोगे सर ये तो हम कर ही लेंगे। 1 जूल अपॉन
है ना। तुम कहोगे सर पहले बेसिक उसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद तुरंत डिफाइन कर देंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो सर अभी डिफाइन करते हैं, पहले नोट्स प्रॉपर बनाते चले जाए। चलिए भाई, तो तुम कहोगे सर ऐसा है ना कि पावर क्या होता है, वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब सर पावर आपको क्या चाहिए, 1 वॉट चाहिए, तो वर्क डन भी क्या होगा, 1 जूल होगा, टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 जूल काम करता है तो उसमें जो पावर कंज्यूम होती है वो 1 वॉट होती है, लिखा है ना। तो अ बॉडी इज सेट टू हैव अ पावर ऑफ 1 वॉट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, है ना। यदि 1 सेकेंड में 1 जूल काम करती है तो उसमें जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी, 1 वॉट होगी। कितना आसान डेफिनेशन है। तो कहीं भी वन वाली डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, वन वाली डेफिनेशन बनाने के लिए हम सबको 1 1 कर देते हैं और क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, देखें इसमें क्या हो सकता है बेस्ट। हाँ, तो इसमें लिखा है बच्चों, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। पावर क्या होगी, क्योंकि सर पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम टेकन या वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एक ही चीज होती है सर। तो सर क्या यहाँ पे एनर्जी गिवन है क्या, हाँ 1000 जूल एनर्जी तो हुई। सर टाइम कितना है, 10 सेकेंड में, दोनों सर अपनी एसआई यूनिट में है। ये सर इससे कैंसिल हो जाएगा तो पावर आ गई 100 वॉट। पावर की यूनिट बच्चों वॉट होती है, न्यूटन नहीं होती। ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि सर क्वेश्चन आप लिख रहे हैं और तुरंत खत्म हो जा रहा है, बड़े आसान क्वेश्चन है, लिखते हैं और खत्म हो जा रहा है। देखो 100 वॉट आ गए। चलो बच्चों क्लास 9th का डिस्कशन चल रहा है ना, इसीलिए क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जा रहा है। उसके बाद बच्चों बेसिक डेफिनेशन आपको याद करनी होगी किसकी, एवरेज पावर की। भाई पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि भाई एवरेज पावर क्या होता है, तो वो भी बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, लेकिन उसमें टाइम इंटरवल बड़ा हो जाता है। टाइम इंटरवल बड़ा हो जाता है। जब टाइम इंटरवल लार्ज होता है तो हम वहां पे एवरेज वर्ड भी यूज करते हैं। क्योंकि बच्चों हम अपने घर में भी तो एनर्जी लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या वो हम 1 सेकंड के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, कई घंटों कर रहे हैं, कई महीनों कर रहे हैं, कई सालों कर रहे हैं। तो जब टाइम इंटरवल बड़ा हो जाता है तो ऐसे केस में हम उसको क्या कहते हैं, एवरेज पावर। अब तुमने कहा सर इसकी डेफिनेशन, अ बॉडी कैन डू डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, hence it is better to find average power. Average power is obtained by dividing the total amount of work done in the total time taken to this work. The average power can be defined as total work done upon total time taken. इतनी आसान सी डेफिनेशन है। और मैंने आपको बता ही दिया कि जब टाइम इंटरवल लार्ज हो जाता है तो हम लोग जिस शब्द का यूज करते हैं उसका नाम होता है एवरेज। अब जो ये वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसमें काफी सारी एक्टिविटीज के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आप घर पे ही ट्राई करिएगा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इसमें थ्योरी काफी इन्वॉल्व होती है। एक दो जो न्यूमेरिकल है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ, और थ्योरी इसमें ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं ये वाला केस भी जिक्र किया गया है, ये वाला केस स्कूल में जरूर पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा ध्यान से, इसको थ्योरी में इन्वॉल्व करते हैं। लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, shown by the longer arrow. Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. तो बच्चों आप खुद ही बता लोगे, मैं क्या करता हूँ सीधा सीधा डायग्राम्स को कॉपी कर लेता हूँ। देखो अब आप तीनों केसेस में बताओ कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। तो तुम कहोगे सर यदि आपने सिखाया अभी तक गला फाड़ के कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो, तो सर अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो।
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि जीरो है, मतलब दोनों सेम लाइन में है, तो जो वर्क डन होगा वो होगा F इंटू एस, और वो सर पॉजिटिव वर्क डन। यानी सर फोर्स का डायरेक्शन अगर इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180। 180 का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल हो गया 180। तो ऐसे केस में वर्क डन होता तो है, लेकिन वो नेगेटिव वर्क डन होता है। इसको हम लोग माइनस एफ एस लिखते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं भैया ये नेगेटिव वर्क डन। तो आपसे पूछा गया कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, क्या होगा, सिर्फ इतना बताओ। तो आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, ज्यादा मत लिखिए। तो यहाँ पे वर्क डन होगा जीरो, यहाँ पे वर्क डन होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे वर्क डन होगा नेगेटिव। कितना आसान क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में ही दिया है। तो जब आप पढ़ेंगे घर में तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का ही है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। क्या लिखा है? फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। तो बच्चों, पावर ऑफ वन डिवाइस, अब एक डिवाइस वो कोई भी हो सकती है, बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, एसी हो सकता है, लेकिन एक डिवाइस का पावर कितना है? 500 वॉट है, क्योंकि वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। देन पावर ऑफ कितनी डिवाइस है? 4 डिवाइस। तो 4 डिवाइस की टोटल पावर कितनी होगी? 500 इंटू 4, यानी कि 2000। और बच्चों टाइम कितना है? वो 10 आवर्स है। तो तुम कहोगे सर टाइम बहुत बड़ा है, और आपने पावर भी निकाल ली है, तो सर यहाँ पे हम क्या बताएंगे? एवरेज पावर ही का कंसेप्ट है। तो सर पावर लिखो या एवरेज पावर लिखो, वो क्या होता है? वो होता है एनर्जी कंज्यूम्ड, या एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सर ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो भी आप गला फाड़ के बार बार बता चुके हैं। इसको हम एवरेज पावर भी कह सकते हैं, या अगर आप कंफ्यूज है ना तो सिर्फ पावर से भी काम चला सकते हैं। तो सर पावर कितना है? 2000। एनर्जी सर आपको निकालनी है। टाइम कितना है? 10 घंटे। आप समझ पा रहे हैं टाइम कितना है? 10 घंटे। लेकिन बच्चों ये कह रहा है कि एनर्जी आपको जूल्स में निकालनी है। ये भी ध्यान दो, एनर्जी बच्चों जूल्स में तभी निकलेगी जब पावर किस में हो? जूल पर सेकंड में हो। तो बच्चों ये आपने जो पावर लिखी है 2000 वॉट, तो ये वॉट किस में होता है? जूल पर सेकंड में। इसका मतलब यहाँ पे टाइम किस में है? सेकंड में। तो बच्चों आपको आवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। तो एक आवर में कितने घंटे होते हैं? 3600 होते हैं। तो 10 आवर में कितने होंगे? 3600 इंटू 10, यानी कि 36,000 सेकेंड्स होंगे। 10 घंटे, एक घंटे में कितने होते हैं? 60 इंटू 60, यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो बच्चों ये गलती हो सकती है, क्योंकि आपने पावर को लिखा है वॉट में। वॉट किस में होता है? जूल पर सेकंड में। इसका मतलब टाइम आप सेकंड में ले रहे हो। तो यहाँ पे टाइम आर में थोड़े ना लोगे, यहाँ पे भी सेकंड में लोगे। तो तुम 10 आवर्स का मतलब क्या समझे? 10 आवर्स का मतलब समझे कि 36,000 सेकेंड्स। अब बच्चों एनर्जी जूल्स में आएगी, क्योंकि जो बच्चों ध्यान से देखो ना, ये किस में हो गया? ये हो गया आपका जूल पर सेकंड में, और ये हो गया सेकंड में। तो जूल पर सेकंड को जब हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा, है ना? तो एनर्जी निकाल लो जूल में। तो तुम कहोगे सर 2000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 36,000 के साथ, तो 36 दूनी कितना हुआ? 72। कितने जीरो है? 3 और 3 6, 10 की पावर 6। ये एनर्जी आ गई जूल में। लेकिन अगर बच्चों, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो पहली डिजिट होती है उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है, यानी कि 7.2 इंटू 10 की पावर 7 जूल भी लिख सकते हो। समझे कि नहीं? बच्चों आंसर ये भी सही है, लेकिन बेसिकली फिजिक्स में क्या होता है, आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम पहली डिजिट के बाद क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते। आप चाहो तो आंसर देख लो, कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही रहा होगा। कहाँ है आंसर? अच्छा, आंसर कहाँ गया आंसर?
का आंसर कितना आ रहा है? 20 minutes। जूल्स में क्या आया? अच्छा बच्चों, इन्होंने क्या किया है, जूल्स में निकाला ही नहीं है, जबकि आंसर किस में पूछा गया है? जूल्स में पूछा गया है, तो ये इनका गलत माना जाएगा क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, एक बात और समझ लो एडिशनली, ये तो आपका आंसर सही है, लेकिन अब आप एक और बात समझ लो कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलो वाट आवर। क्या होती है कमर्शियल यूनिट पावर? किलो वाट आवर। क्या आपको याद है? एंड किलो वाट आवर इज ऑल्सो नोन एज वन यूनिट। इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? वन यूनिट के नाम से जानते हैं। वह एग्जाम में ये क्वेश्चन होता है आपके पास कि 1 किलो वाट आवर, यानी कि वन यूनिट भी कहते हैं, उसमें कितने जूल्स होते हैं? तो तुम कहोगे सर किलो का मतलब हो गया 1000, वॉट का मतलब हो गया जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और आर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स, है ना? सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ये कितना है? 36 और 5 जीरो, यानी कि 36 × 10⁵ जूल। लेकिन बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो 1 किलो वाट आवर में होते हैं 3.6, एक पॉइंट बढ़ा करके एक जीरो बढ़ा देते हैं, 10⁶ जूल। हो सकता है आपने पहले ये पढ़ा भी हो, और नहीं पढ़ा है तो भैया मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जाम में बहुत कॉमन वे से पूछा जाता है कि भैया 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, और वन यूनिट का भी मतलब क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कुछ और है और काम कुछ और किया है। अब बच्चों सेम क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक दूसरे तरीके से भी करके देते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा करते हैं, लेकिन इसमें जो पूछा गया है उसको हम बदल देते हैं। अगर ये पूछता है एनर्जी है किलो वाट आवर, जूल्स हटा दो, क्या पूछे? किलो वाट आवर, या किलो वाट आवर को हम लोग यूनिट्स भी कह सकते हैं। अगर ये इसमें पूछे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो तुम कहोगे सर जो आपने पावर निकाली थी ना, वो एक की कितनी थी? 500। तो 4 डिवाइस की कितनी हुई? 2000 वाट थी। तो सर आप इस पावर को किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे? किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो वाट किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 किलो। और जो सर टाइम है ना, वो आर में चाहिए होगा, लेकिन सर टाइम तो आर में पहले से गिवन है, 10 आवर्स। और सर फॉर्मूला लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाई टाइम टेकिंग। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कितना होगा? पावर इंटू टाइम टेकिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 20 minutes। अब बच्चों देखो, पावर किसमें है आपकी? 2 किलो वाट में। टाइम कितना है आपका? 10 आवर्स में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20 किलो वाट आ रहा है आंसर, जिसको आप 20 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में किया है, लेकिन पूछा कुछ और था। अगर पूछेंगे कुछ और जूल में, तो जूल में बच्चों ऐसे हो, और अगर पूछेंगे किलो वाट आवर में तो वो ऐसे हो। किलो वाट आवर में कभी भी क्वेश्चन करना हो, आप इस वीडियो को 4-5 बार देखिएगा। किलो वाट आवर में जब आप भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना होगा कि भैया जो पावर होती है उसको किलोवाट में लिखेंगे, और जो टाइम होता है उसको आर में लिखेंगे, और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, तो जो आपके पास एनर्जी आएगी वो आएगी किलोवाट आर में, जिसको आप 20 यूनिट्स के नाम से भी लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल्स होते हैं। मैंने आपको कन्वर्ट करके भी दिखा दिया और आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में बताया। और आज का एक हम लोग क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो एक क्वेश्चन हम लोग फाइनली फिर से कर लेते हैं। चलिए भाई बच्चों, इतना ही कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या आज की क्लास पे यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।
तो अभी बच्चों पार्ट 2 वीडियो अभी हम लोग थोड़ी देर में बनाते हैं।